दोस्तों, आज की इस ह्यूमन वैल्यूज़ के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कल नहीं हो पाया था क्योंकि कल मैं यात्रा में था और हम लोग चर्चा कर रहे हैं सेकेंड यूनिट पे। और सेकेंड यूनिट के भी आज हम लोग चर्चा करेंगे, जैसा कि हम लोगों का प्रोग्राम है कि सुख की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। सुख का प्रॉस्पेरिटी पे थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं हम लोग आज, और संयम और स्वास्थ्य पे, सेल्फ कंट्रोल पे, इस पे विशेष रूप से आज चर्चा हम लोग करेंगे, जो कि अभी तक नहीं हो पाया था। और इसी के साथ उम्मीद है कि जो सेकेंड यूनिट का ये अंतिम सत्र होगा और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थर्सडे का सेशन अपने टाइम से होगा और हार्मोनी पर ही ये पूरा यूनिट है। हार्मोनी कैसे कैसे समाज में किस किस तरह की हो सकती है, और प्रॉस्पेरिटी पर हमने कहा थोड़ी सी चर्चा बाकी थी, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी के कई डायमेंशंस हो सकते हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में ये डिस्कस किया था कि प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि उतनी ही अच्छी है जितना कि हमारी नीड्स को फुलफ़िल करने में और हमारी लाइफ लॉन्ग की नीड्स को फुलफ़िल करने में ज़रूरी है, यहाँ तक माना जा सकता है। लेकिन हमें फ्यूचर जनरेशन्स की नीड को फुलफ़िल करने की कोशिश करें, या इसको प्रॉस्पेरिटी का इतना बोझ हो जाए कि हमें अपने जो फ्यूचर बेटर वाले नीड्स हैं, जो आई वाले, मैं वाले नीड्स हैं, जिसके लिए हम धरती पर आए हैं, मैस्लो नीड चार्ट के सोशल नीड्स, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उसमें बाधा आने लगे तो उनको उतनी प्रॉस्पेरिटी नहीं चाहिए, उससे बचना है। क्योंकि प्रॉस्पेरिटी के लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है, तो हम मेहनत हम प्रॉस्पेरिटी के लिए करें, उसकी जगह अपने सेल्फ इवॉल्वमेंट के लिए करें। एक कली को कितनी प्रॉस्पेरिटी चाहिए कि वो खिल जाए, इतनी ही प्रॉस्पेरिटी चाहिए, इतने रिसोर्सेज चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो आपको ईश्वर ने जिस लिए बनाया है, आप उसको पूरा प्रस्फुटित हो जाए, बस उतनी ही प्रॉस्पेरिटी चाहिए। अब प्रॉस्पेरिटी के क्या क्या डायमेंशंस हो सकते हैं हमारी, ये तो हुई इंडिविजुअल प्रॉस्पेरिटी की बात। सोशल प्रॉस्पेरिटी, नेशनल प्रॉस्पेरिटी, धरती की प्रॉस्पेरिटी, देश की प्रॉस्पेरिटी, ये सब भी प्रॉस्पेरिटी पर अगर हम डिस्कशन करते हैं तो इन डायमेंशंस पे भी हमें सोचना चाहिए। इंडिविजुअल के प्रॉपर्टी तो यही है कि उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक उसे यात्रा करनी है। उसको ईश्वर ने जिस विशेष पर्पस के लिए इस धरती पर बनाया है उसको पूरा करना है। एक कली अगर वो है तो एक खिले, पूरा ब्लॉसम करे, उसकी चमक, उसकी रोशनी, उसके सुगंध, उसके क्षमताएं, उससे लोगों का कल्याण भी हो और वो फैले। हर व्यक्ति का यह उद्देश्य है, और हर व्यक्ति, आज तक जितने व्यक्ति धरती पर हुआ उससे बेहतर हो सकता है, क्योंकि जो हो चुके, जो जा चुके, वो तो एक पेड़ थे, लेकिन हर व्यक्ति जो आज जिंदा है वो एक वृक्ष है, और हर वृक्ष में हर पेड़ से बड़ा होने की संभावना है। हमें अपने समय का, अपने रिसोर्सेज का, अपने ज्ञान का, अपने सत्य का, शिवम और सुंदरम के साथ, सत्यम शिवम सुंदरम की हार्मोनी के साथ उपयोग करना है, तो समृद्धि उतनी ही हमें चाहिए। अब इसका समाज की समृद्धि, जब इंडिविजुअल मैं की समृद्धि आ गया, इस व्यक्ति की समृद्धि की चर्चा हो गई, तो उतनी ही वो परिवार और व्यक्ति तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो परिवार की समृद्धि के लिए भी वही बातें सही हैं जो व्यक्ति की समृद्धि के लिए। अब समाज की समृद्धि, समाज की समृद्धि और परिवार की समृद्धि में भी वो चीज है, समृद्धि केवल संसाधन से नहीं होता। तुलसीदास ने एक बहुत बढ़िया दोहा कहा है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। और प्रॉस्पेरिटी क्या है? संपत्ति ही तो है।
नाना प्रकार की जो संपत्तियां हैं वही प्रॉस्पेरिटी है। लेकिन जहां सुमति होती है वहीं संपत्ति होती है। सुमति, सुमति मतलब हार्मोनी, सबका एक दूसरे के प्रति प्रेम, व्यवहार, सद्विचार, समझ, यही तो सुमति है। सुमति का मतलब ये नहीं कि सबका एक जैसे सोचें, लेकिन वो लोकतंत्रात्मक तरीका है कि अगर मत में विभाजन भी है तो फैसला लेते समय सब एक दूसरे को कन्विंस करके सहमति पे आ जाएं, तो वो लोकतंत्रात्मक। इसलिए राधा कृष्णन जी कहते हैं कि डेमोक्रेसी केवल शासन की व्यवस्था नहीं है, वो जीवन की व्यवस्था है, वह समाज की व्यवस्था है, वो परिवार की व्यवस्था है कि हम सबकी सुने और सबके हिसाब से, सबकी ज़रूरतों के हिसाब से, सबके स्पेशल नीड्स के हिसाब से, और सबके लिए सब कुछ फैसले हों। तो वह सुमति है। अलग अलग मत होना कुसुमति में नहीं है, सुमति कुमति नहीं है। सुमति यही है, एक तो सुंदर मति हो और सद्भाव हो, सब एक दूसरे को सुन करके सब सामंजस्य के साथ रहें और फैसला करें। तो यह परिवार का भी गुण है, और परिवार में यह सुमति ही समृद्धि का मूल है। अगर जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, अगर सुमति होगी तो संपत्ति होगी, तो प्रॉस्पेरिटी होगी। तो तुलसीदास जी ने इसमें फार्मूला दे दिया है। तो और दरअसल यह भी आप कह सकते हैं कि सुमति या हार्मोनी ही समृद्धि है। अगर ये है तो समृद्धि, तो तुलसीदास ने कबीरदास का फिर वहां दोहा याद करिए कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, वो पाछे पाछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। अगर मन निर्मल हो गया, मन निर्मल हो गया यानी कि चार सबसे जुड़ाव हो गया, सुमति आ गई, हार्मोनी आ गई, वह सेंसिटिविटी, अनलिमिटेड अनंत संवेदना आ गई, तो वही मन की निर्मलता है। किसी के प्रति कलुषता आपके पास प्रति ना हो, आप गलत चीज हो रही है उसका विरोध करिए, लेकिन व्यक्तियों का विरोध ना करिए, हर व्यक्ति से सबसे प्रेम करिए। तो यही निर्मलता है, मन की निर्मलता है। मन में कलुषता ना हो। आप, जो गांधी जी कहा करते थे कि हमें गलत काम करने वालों का विरोध करना है, हमें पापी से घृणा नहीं करनी है, हमें पाप से घृणा करना है। तो वो पाप को मिटाइए, पाप का विरोध करिए। तो यह सुमति, यह हार्मोनी, यह सेंसिटिविटी, यह जहां हो वही मन शुद्ध है, गंगा की तरह। तो कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, मन की निर्मलता, सुमति एक ही चीज है। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हर फिरे कबीर कहत कबीर कबीर। और अगर ऐसा होने लगता है तो प्रॉस्पेरिटी को कौन कहे, समृद्धि को कौन कहे, खुद ईश्वर आपके पीछे पीछे घूमेगा। तो समृद्धि भी एक छोटी चीज हो जाती है। तो इसीलिए मुख्य यह है कि आप समृद्धि की सीमा को पहचानिए और मन की निर्मलता को बढ़ाइए। समृद्धि की सीमा को जानना बहुत जरूरी है, और हार्मोनी ही समृद्धि है। यह सुमति ही समृद्धि बन जाती है, इसको ही समृद्धि मानिए। जहां यह होगा तो पीछे पीछे बाकी चीजें फॉलो करेंगी। इसीलिए कबीर का वो दोहा कहा। तो ये बहुत जरूरी था इसके बारे में। अब इसी फार्मूले को, बेसिक फार्मूला यही है, इसी को जब हम समाज पे लगाएंगे तो समाज में भी अगर सुमति है, एक दूसरे से प्रेम है, बैर भाव नहीं है, तो वहां भी समृद्धि रहेगी। लेकिन समृद्धि की सीमाएं वहां भी होना चाहिए कि समाज की समृद्धि, अगर किसी के पास बहुत ज्यादा है, किसी के पास बिल्कुल नहीं है, तो समाज समृद्ध है ये नहीं कहा जा सकता। वहां भी समरसता होनी चाहिए। अपना संविधान यहाँ पर काम आता है। वो कहता है कि चाहे समाज हो, चाहे देश हो, चाहे प्रदेश हो, उसमें समृद्धि, संसाधनों का बंटवारा इस तरह से हो कि सबकी भलाई हो, सबका लोक कल्याण हो, और सब एक दूसरे से भाईचारे के साथ रहें। तो समृद्धि समाज के लिए जरूरी है कि भाईचारा हो, और जो संसाधन हो उसका अधिकांश लोगों के हित में प्रयोग हो,
सभी बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा मिले, हर व्यक्ति की उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से ग्रो करने का मौका मिले, जो भी व्यक्ति के लिए है सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सभी जितने समाज के एलिमेंट्स हैं सबके प्रति हो, तब फिर समस्याएं नहीं आएंगी। फिर असंतोष, घृणा, नफरत, लड़ाइयाँ, झगड़े, चोरी, डकैती, ये सब लगभग नगण्य हो जाएगा, दुश्मनी। और यही चीज देश के लिए भी होना चाहिए। देश की समृद्धि वही है जहां ये सब पैरामीटर्स लागू होते हों, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लागू होता हो, संविधान की भाषा में कहा जाए, जिस पर हम लोग चर्चा एक दिन कर चुके हैं। वहां भी सबका एक दूसरे से सामंजस्य हो, सबका एक दूसरे से प्रेम हो, संसाधनों का उचित इस्तेमाल हो, और तब वहां भी अपने आप वो मल्टीप्लाई करता जाता है समृद्धि, क्योंकि तब हमारे रिसोर्सेज का वेस्टफुल खर्चा नहीं होता है। एक दूसरे की लड़ाई झगड़े में वेस्ट हो जाए, हिंसा में वेस्ट हो जाए, या लड़ाई झगड़े रोकने में संसाधन वेस्ट हो जाए, तब वो नहीं होता है। और तो यह तो देश की समृद्धि हुई। इसी तरह से धरती की समृद्धि और पर्यावरण की समृद्धि, प्रकृति की समृद्धि, वो भी ध्यान में रखना है कि प्रकृति अगर समृद्धि नहीं रहेगी, प्रकृति अगर जैसी पर्यावरण और प्रकृति अगर शुद्ध नहीं रही, तो फिर हमारे जीवन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, हम रह ही नहीं जाएंगे। तो ऑक्सीजन होनी चाहिए, पेड़ होने चाहिए, जीव जंतु वनस्पतियां होनी चाहिए, क्योंकि सब एक दूसरे के पोषक और पूरक हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिन जंगलों में पहले हाथी रहते थे, अब वहां अगर हाथी खत्म हो गए हैं, या कुछ जानवर ऐसे शेर थे, टाइगर थे, तो तमाम सारे ऐसे पेड़ हैं जो तभी पैदा होते हैं जब हाथी उनके फल खा करके, और हाथी का जो आउटपुट है, उसका जो विसरा है, उससे उसमें जब वो हाथी के आंत में वो उसका प्रोसेसिंग एक तरह से होती थी, तभी वो उसके बीज जमते थे। तो अगर हाथी नहीं है, वो खाता नहीं है, वो फल और उसके पेट से होकर के बाहर नहीं जाता, तो फिर वो पेड़ फिर वहां उस जंगल में होते नहीं। क्या क्या किस किस तरह से नेचर ने बनाया हुआ। और दूसरी बात वो कि जहां जहां शेर खत्म हो गए, वहां वहां फिर वो, या टाइगर्स खत्म हो गए, वो जंगल भी खत्म होने लगते हैं। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये जुड़ाव का आभास ये जरूरी है। अगर ये जुड़ाव का आभास है, तो या इस हार्मोनी है या सुमति है, तभी प्रॉस्पेरिटी देश की भी, धरती की भी, प्रदेश की भी, परिवार की भी, समाज की, सबकी होगी। यह चीज जानना, महसूस करना जरूरी है। और अब आते हैं हम लोग संयम और स्वास्थ्य पे। स्वास्थ्य और संयम, सेल्फ कंट्रोल, लेकिन स्वास्थ्य की अलग अलग परिभाषाएं अलग अलग समय पे मानी कही गई हैं, लेकिन इसका ओरिजिन हेल्थ का तो खैर दूसरा मतलब है, सीमित मतलब है, लेकिन स्वास्थ्य का मतलब जहां से ओरिजिनेट होता है संस्कृत में, वहां अद्भुत है। स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वास्थ्य। स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वास्थ्य। स्वस्मिन् अपने में, तो जो अपने में, स्व में स्थित है, वही स्वस्थ है। जो स्व में, अपने में स्थित है, वही स्वस्थ है। अब इसको कितने डायमेंशन से आप सोच सकते हैं। स्व में स्थित होना, मैं के संदर्भ में भी देखिए और शरीर के भी संदर्भ में देखिए। स्व में स्थित होना, जो स्व में स्थित होगा वही स्वस्थ होगा। मैं स्व में स्थित हो, तो फिर वही जो उसकी अपनी नीड्स हैं, सोशल नीड्स, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वह तीनों जो करता रहे, अपने को पहचान ले और उसका
संपूर्ण मानवता के लिए, धरती के लिए और प्रकृति के लिए सही इस्तेमाल करे अपनी शक्तियों का, वह स्वस्थ है। जो सबसे ठीक प्रेम से रहता हो, सोशल नीड्स फिलफिल तभी होंगे और वो स्वस्थ वहाँ तभी होगा। सेल्फ एस्टीम, लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, वो भी तभी होगा जो अपनी क्षमताओं का सबके कल्याण के लिए इस्तेमाल करेगा। तो मैं की, आई की क्या स्वास्थ्य इसी में है कि वह अपने वही एक, जैसे कली का एग्जाम्पल बार बार मैं देता हूँ इस हारमोनी के लिए, कि कली स्वस्थ तभी है जब वो खूब खिले, बढ़िया से फूल निकले, वही तो उसका स्वास्थ्य है। तो वही यहाँ परिभाषा है आई के लिए हो गया। और शरीर के लिए वह स्व में स्थित हो, शरीर की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करे, अपना जितना भूख हो उतना खाइए, अपने शरीर स्व में स्थित रहे, वह और दूसरों चीजों पर स्थित ना हो जाए, वो दूसरों की देखा देखी न खाने लगे। दूसरे खा रहे हैं, उसको भूख नहीं तब भी खा रहा है, ये नहीं है। बन गया है इसलिए खा रहा है, भले उसके भूख नहीं है, ये नहीं है। और ऐसे जितनी शरीर की नीड्स हैं वह फुलफिल करे, लेकिन शरीर के हित में फुलफिल करे। चाहे स्लीप है, चाहे प्यास है, चाहे सेक्स है, और चाहे मूवमेंट है, जो भी है वह शरीर के अपने कल्याण के लिए करे, देखा देखी नहीं करे। चाहे भोजन है, चाहे वस्त्र है, फैशन के लिए नहीं करे, अपनी जरूरत के हिसाब से करे। रहने का भी है, अपनी जरूरत के हिसाब से रहे, शरीर के अनुसार, देखा देखी नहीं, नकल नहीं, संसाधन ज्यादा हो गया है इसलिए नहीं, जो हमारी शरीर की बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए। अब स्व में स्थित होने का एक और बहुत महत्वपूर्ण डायमेंशन है, अपने टेस्ट के हिसाब से नहीं खाना, शरीर के हिसाब से, शरीर की आवश्यकता के अनुसार खाए, न कि अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने स्वाद के हिसाब से खाए। अब आप कहेंगे कि स्वाद भी तो और टेस्ट बड्स भी तो शरीर का हिस्सा है, तो उनके लिए क्यों न करें? आपके मन में एक सवाल आ सकता है, बड़ा सिंपल और जेन्युइन सवाल है, लेकिन इसका बहुत उत्तर जरूरी है। शरीर को स्व में स्थित होने का मतलब यह है कि जो भी आवश्यकताओं की पूर्ति करे वह अपने हर अंग के, एक अंग नहीं, हर अंग की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए करना है। तो केवल जेवा या केवल स्वाद के लिए नहीं भोजन करना है, आपको वो भोजन करना है जो कि आपकी आंखों को भी पुष्ट करे, विटामिन ए भी चाहिए, आपके लंग्स को भी पुष्ट रखे, हृदय को भी पुष्ट रखे, किडनी को भी पुष्ट रखे, लीवर को भी पुष्ट रखे, हड्डियों को भी पुष्ट रखे, सबका ध्यान रखते हुए संपूर्णता में पूरा शरीर स्व है, केवल टेस्ट स्व नहीं है, तो वह आपको करना है। इसी तरह से सुनना, केवल कान को जो अच्छा लगे वो नहीं है, आपके हर अंगों के जो शुभ के लिए जो अच्छा हो वह सुनिए। आपकी आंखों को केवल वही मत देखिए जो आंखों को अच्छा लगता है, वह देखिए जो पूरे शरीर के पोषण के लिए आवश्यक है। ये तो शरीर की बात है, और आई भी अगर मैं आ जाता है तो जो मैं के भी पोषण की बात है। तो इसीलिए स्व में स्थित होना मतलब संपूर्णता में शरीर में स्थिर होना, इस शरीर को संपूर्णता में शरीर के हित के लिए सोचना और उसके लिए करना, वह स्वास्थ्य है। चाहे शरीर की जो भी आवश्यकताओं की पूर्ति जब आप करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, तो संपूर्ण शरीर और मैं, या आई और फिजिकल बॉडी दोनों का कंप्लीट जो आप जब उसका देखभाल करते हैं, वो स्वस्थ रहते हैं, तब यह स्वास्थ्य है। और तब कहा जा सकता है कि आप शरीर की देखभाल कर रहे हैं, शरीर को स्वस्थ रख रहे हैं। यही चीज फिर आप एक्सटेंड कर सकते हैं परिवार के, समाज के, प्रकृति के और देश के स्वास्थ्य में भी आप यही कर सकते हैं
कि जब सबको ध्यान जो करने वाला हो, हार्मोनी हो, वहीं स्वास्थ्य है। सारे अंगों का जब आप ध्यान करेंगे तब आप स्वस्थ माने जाएंगे। और तब किसी एक अंग के आप अगर सेटिस्फेक्शन में उलझ गए, पूरे शरीर का ध्यान नहीं रखा, तो फिर आप अस्वस्थ हैं। मैं के लिए भी किसी एक दिशा में न जाकर के आप सारी दिशाओं को सोचिए, सबसे आपका कनेक्टिविटी फील करिए, और शरीर के लिए भी यही होना चाहिए। और लेकिन WHO या एलोपैथी या अदर जो सिस्टम्स हैं, उनके सबके संपूर्णता में देखने के बाद जो स्वास्थ्य की परिभाषा WHO ने लिखी है, वो है कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से अगर आप संतुलित हैं, निरोग हैं, तो आप स्वस्थ हैं। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, मानसिक, शारीरिक। शारीरिक तो शरीर का हो गया, और मानसिक, सामाजिक, ये दोनों मैं का हो गया, और साथ में संतुलन और निरोगी है। अगर आप हैं, निरोग हैं, तो आप स्वस्थ हैं। यह WHO की परिभाषा है। तो पूर्ण स्वस्थ होना, जैसे मैंने कहा कि संस्कृत से जहां से स्वास्थ्य ओरिजिनेट होता है, वहां स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वास्थ्य, और स्व में आई और शरीर दोनों शामिल हैं, और जहां दोनों की हार्मनी हो, और शरीर की हार्मनी में सारे अंगों की हार्मनी जरूरी है, शरीर के एक अंग की नहीं। यह खास बात है। जब हम किसी एक अंग की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं, तो वहीं पे हम बीमार होना शुरू करते होते हैं। हमारी इम्यूनिटी तभी बढ़ती है, हमारी शक्ति तभी बढ़ती है, सामंजस्य तभी रहता है जब सारे अंगों का ध्यान करते हैं। स्व मतलब शरीर के लिए, स्व मतलब पूरा शरीर, कोई एक अंग नहीं। हम भोजन वही करें जो सारे अंगों को पुष्ट करे, या जितने भी इनपुट्स हमारे हैं फिजिकल नीड्स के, वह सारे अंगों के कल्याण के लिए होना चाहिए। तब स्व का आप ध्यान रख रहे हैं। अब आते हैं संयम और सेल्फ कंट्रोल पे। संयम और सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल के दो डायमेंशंस हो सकते हैं, विल पावर और सेल्फ डिसिप्लिन। दो बेसिक संयम के फैक्टर्स कह लीजिए। और लोग कहते हैं कि संयम या सेल्फ कंट्रोल बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इसी के लिए तो पिछली बार मैंने कबीर दास का वो साधु सहज समाधि भली पढ़ा था, कहा था। अब बड़ा आनंददायक है सहज समाधि। और समाधि मैंने उस दिन बताया भी था कि सम, हार्मोनियस बुद्धि जब आपकी हार्मोनी में आ जाती है, तो यही समाधि है। धी बुद्धि, धी का मतलब बुद्धि है, आपकी चेतना, आपका थिंकिंग, आपका सब जो समग्रता है, वो जब हार्मोनी में आ जाता है, तो यही समाधि। और ये आसान है, ये मुश्किल नहीं है। तो सहज समाधि, ये बहुत सहज है। तो सहज समाधि ही एक तरह से डिसिप्लिन या सेल्फ कंट्रोल या संयम की तरफ हमको ले जाता है। जब हम सबके बारे, जैसे शरीर का अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि स्व में स्थित होना, आप किसी एक अंग के बारे में अगर सोचेंगे, तो फिर आप इसका मतलब सेल्फ कंट्रोल नहीं है, स्व में स्थित नहीं है। स्व में स्थित होने के लिए, पूरे शरीर के बारे में सोचने के लिए भी सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। जब आप संपूर्णता में सोचते हैं, तो सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन आने लगता है। तो बेसिक जो जड़ है, जो रूट है, जो इसेंस है,
वो यही है कि समग्रता में सोचना, समग्रता में जीना। ह्यूमन वैल्यूज भी यही हैं, इथिक्स भी यही है, सह समाधि भी यही है, हार्मोनी भी यही है, प्रेम भी यही है, आप जो भी कह लीजिए सब यही है। उसी के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग स्वरूप है। तो आप में वह जो नेचुरल ये कनेक्टिविटी, जैसा मैं कहता हूं, ईश्वर हर बच्चे को उसके साथ पैदा करता है, तो इसे सीखना पढ़ना नहीं पड़ता, लेकिन हम दबा देते हैं, इसको भूल जाते हैं, तो बाद में फिर सीखना पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए हमें नेचुरल होकर के संपूर्णता में सारे अंग प्रत्यंगों के और सबके बारे में जब सोचते हुए कार्य करते हैं, तो अपने आप सेल्फ डिसिप्लिन और विल पावर आने लगता है। बच्चों में देखिए, विल पावर, एक ही चीज कितनी बार कोशिश करता है। वो एक मैं अभी हमारी बेटी का जो बेटा है, वो चढ़ने की कोशिश कर रहा था, अभी 2 साल का है, एक तखत या बेड पे। वो 1-2 बार नहीं, 1000 बार कोशिश करता रहा। हम लोग तो देख के कि कितना उसमें है, जब तक चढ़ नहीं लेंगे तब तक करते रहेंगे, न थकेंगे न छोड़ेंगे। सेल्फ मतलब इतना विल पावर उसमें इतना है, वो हार से भी नहीं हटता, गिर जाता था फिर भी नहीं। तो बच्चों से सीखिए विल पावर क्या होता है। तो विल पावर और सेल्फ डिसिप्लिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। और सेल्फ कंट्रोल में जो सबसे बड़ी बाधा है, वो 2 चीजों की है। एक तो आलस की, आलस्य सबसे बड़ी बाधा है आपके सेल्फ कंट्रोल में, और दूसरा है टालना। आपके विल पावर या सेल्फ कंट्रोल, इसमें टालना, किसी काम को पोस्टपोन कर देना, प्रोक्रेस्टिनेट कर देना, यह 2 सबसे बड़ी बाधाएं हैं सेल्फ कंट्रोल की। इनसे उबरना होगा। विल पावर के लिए जो विल पावर डेवलप आपका हो, अगर ये आपने दोनों चीजें पे ओवरकम कर लिया, आलस्य और टालने वाली आदत, तो आप में सेल्फ कंट्रोल अपने आप आने लगेगा, संयम अपने आप आने लगेगा, और विल पावर और सेल्फ डिसिप्लिन भी आने लगेगा। सेल्फ विल पावर बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, और ये आपके लेजीनेस और ये सब ना आए, इसके लिए क्या कर सकते हैं? चीजों को इंटरेस्टिंग बना करके रखिए, बोझ मत बनाइए, बोझ मत समझिए, उसमें आपका मन लगे ऐसा सोचिए। ये टालना और लेजीनेस, आलस, ये सब तभी होता है जब हमको सोना ज्यादा आनंददायक लगे या कुछ न करना ज्यादा आनंददायक लगे करने की तुलना में। तो ये तुलनात्मक अध्ययन में कुछ ऐसा करिए कि आप काम करने में ज्यादा आनंद आए। उसके लिए अपने को, चाहे काम को आनंददायक बनाइए, चाहे अपने थिंकिंग पैटर्न को रीथिंक करके जो ये लॉन्ग टर्म सोचिए। ये लेजीनेस और पोस्टपोनमेंट, ये शॉर्ट टर्म, इस समय हम जरा आराम कर लें। लेकिन लॉन्ग टर्म जब आप सोचेंगे कि काम पूरा हो जाने के बाद कितना आनंद आएगा, उस आनंद को अगर आप ध्यान में रखें, गीता का वो 18वें अध्याय के वो श्लोक याद रखें कि काम करते समय भले आपको थोड़ी तकलीफ महसूस हो, लेकिन जिसका फल है वो आनंददायक होने जा रहा है। सात्विक कर्म यही है। तो सात्विक कर्म के लिए सेल्फ कंट्रोल अपने आप जरूरी हो जाता है। और जहां वो लोग अगर कोई कहते हैं फल की चिंता ना करो, ये सब भूल जाइए, फल का सोचिए। वह दूरगामी जो आपका अच्छा रिजल्ट आने वाला है आपकी मेहनत से और आपके सेल्फ कंट्रोल से,
वह दूरगामी फल ध्यान में रख करके जब आप करेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा। आप जब ये सोचेंगे कि हमको मूवमेंट करना है, एक्सरसाइज करना है, या खाना वो खाना है जो पूरे शरीर के लिए चाहिए, फिजिकल नीड्स को फुलफिल करने के लिए, अगर आप ये सेल्फ कंट्रोल में भी यही सब डायमेंशंस हैं, जो हमारी नीड्स हैं तो उनको आप फुलफिल करने में लगे रहें, तो आराम करने के लिए मत बैठ जाएं। और या जो स्व के लिए जरूरी हैं, किसी एक अंग के लिए नहीं बल्कि पूरे संपूर्ण आपके लिए जो जरूरी हैं, वो उसके लिए आप ध्यान करें। अगर किसी एक अंग के लिए करते हैं तो फिर वह बाकी अंगों के लिए नुकसानदेह है, तो उसको मत करें। यही करने के लिए सेल्फ कंट्रोल चाहिए। वो खाइए जो पूरे शरीर के लिए स्वास्थ्य आपका दे, वह पीजिए जो आपके पूरे शरीर के स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। फिर आप बहुत सारे पेय हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं जो नुकसान करती हैं और अंगों को, भले आपके टेस्ट बड्स को अच्छा लगता हो, केवल टेस्ट बड पे मत जाइए। तो उसके लिए सेल्फ कंट्रोल चाहिए। आप जितने बॉडी के डायमेंशंस में आप सोच सकते हैं, सब में उसको अप्लाई करिए कि वो आपको पूरे शरीर के बारे में हो। तो वही चीज़ स्वास्थ्य का वह परिभाषा जब आप लेंगे तो और उस पर काम करने लगेंगे तो सेल्फ कंट्रोल भी आने लगेगा। सेल्फ कंट्रोल डेवलप हो उसके लिए एक तो है लॉन्ग टर्म सोचिए, रिजल्ट्स के बारे में सोचिए, तो भी ये दोनों जो कमियां हैं वो दूर होने लगेंगी और आपका जो बाधाएं हैं सेल्फ कंट्रोल या विल पावर में वह खत्म होने लगेंगी। तो इंजॉय करिए वर्क को। इसका एक अभी छोटा सा उदाहरण हुआ, हमारी जो भावगंगा का प्रोग्राम चलता है, तो एक भुवनेश्वर जी हैं, पता नहीं आज वो देख रहे हैं कि नहीं इस प्रोग्राम को, वो यहाँ भी हर समय देखते रहते हैं। तो हमने जब उनको एक दिन हमने बताया था कि आप जो तीर्थ यात्राएं होती थी, वो तीर्थ यात्राओं का मतलब ये नहीं है कि आप गए या जो मूर्ति या मंदिर है वहां आपने पूजा किया और चले आए। यह तीर्थ यात्रा नहीं है। तीर्थ यात्रा का मतलब है कि आप घर से जब निकलते हैं और मूर्ति तक पहुंचते हैं या मंदिर तक पहुंचते हैं और जब वापस आते हैं, इस पूरी यात्रा ही तीर्थ यात्रा है। और ये पूरा यात्रा को तीर्थ मानिए, उसी मूर्ति की तरह से यह सब महत्वपूर्ण आयाम है। पहले तो बहुत जब पैदल जाते थे या सड़क मार्ग से जाते थे, तो जो भी पेड़ आपको रास्ते में दिखाई दे रहा है, जो व्यक्ति दिख रहा है, जो दृश्य दिख रहा है, घर छोड़ करके और फिर वापस आने तक, सब उस तीर्थ का हिस्सा है। संपूर्णता में जब आप देखेंगे तभी तीर्थ का आनंद आएगा, या किसी यात्रा का आनंद आएगा। जब आप हर चीज को जोड़ते हुए आनंद लेते हुए जाएंगे तब आपको थकान नहीं महसूस होगी। और इसका उदाहरण भी मैंने दिया था कि एक बार जब हम लोग गुजरात की यात्रा में थे छोटे छोटे बच्चों के साथ, और मंदिर खूब हैं गुजरात में और सब हर मंदिर हम लोगों ने कवर किया, खूब मंदिर जल नज़दीक नज़दीक थे। तो छोटे बच्चे तीनों ऊब गए थे मंदिर देखते देखते और मूर्ति और पूजा देखते को करते। और उसके बाद जब पोरबंदर पर समुद्र तट पर खुले समुद्र का और वह विशालता का, प्रकृति का वो सब दर्शन हुआ, वो एकदम आहा वाली फीलिंग आ गई। दरअसल वह सब कुछ, वो समुद्र, वो दृश्य भी उसी तीर्थ का हिस्सा है। हमारी यात्रा, तीर्थ यात्रा तभी कंप्लीट होगी जब हम हर चीज को उसी रूप में एंजॉय करें। तो वह जब अगर आप में भावना आएगी, तो भुवनेश्वर जी ने कहा कि इस बार वो उड़ीसा से और यूपी तक कार से जब ड्राइव करते आए और इसी भावना के साथ कि हम उसी तरह से एंजॉय करते हुए जैसे तीर्थ यात्रा एंजॉय करते चल रहे हैं, उस भावना के साथ जब आए खुद ड्राइव करके, तो उन्हें थकान नहीं हुई, उन्हें बिल्कुल बोरियत नहीं हुई, आनंद का फीलिंग रहा, आहा वाली फीलिंग रही। इसी तरह से मैं इसका उदाहरण इसलिए कह रहा हूं कि जब आप कोई काम उस जुड़ाव के साथ करेंगे तो आप बोर नहीं होंगे, आलस्य नहीं आएगा, आप उसको टालने की कोशिश नहीं करेंगे, आप उसको एंजॉय करेंगे। तो आप अपने काम को एंजॉय करिए, तो फिर आप टालेंगे नहीं और आप
उसको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे, आप काम को जो उचित काम है वही करेंगे, वो सेल्फ कंट्रोल रहेगा आपका। आलस से कर देना, जो काम करना है ना करना, यही सेल्फ कंट्रोल की बाधा है। तो फिर सेल्फ कंट्रोल के लिए उस काम को, जो सबसे उचित काम है, जो सारे आपके स्व के लिए अच्छा है, और स्व में अगर सबको शामिल कर लीजिए, दरअसल स्व में तो सब शामिल हो जाते हैं बाद में, यथा पिंडे सा ब्रह्मांडे, वो हो जाता है। स्व भी वही है, जब जो केवल अपने शरीर के कल्याण के लिए ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड के कल्याण के लिए हो, तो पूरी ब्लॉसम करना है तो वही है। तो उसमें वही काम करिए जो सबके कल्याण के लिए हो, यही मोक्ष है। उसके लिए जब ये तय हो जाए कि ये काम हमारे लिए करने के लिए सबसे अच्छा है, या ये काम सब अच्छे हैं, एक काम नहीं, तो वह सब काम तब हर पल करने में आपको खुशी मिलेगी, फिर आप उसे टालेंगे नहीं, फिर दूसरे काम की तरफ आप भागेंगे नहीं। तो फिर आप में इनर स्ट्रेंथ आएगी, सेल्फ मोटिवेशन होगा, और फिर आप दूसरों की देखा देखी नहीं कुछ करेंगे कि वो नहीं कर पा रहे हैं, या उनको करने में अच्छा नहीं लग रहा है, या कोई कुछ कह दे आपको, आप एक अच्छा काम अपने अनुसार कर रहे हैं, कोई दूसरा टोक देगा तो ऐसा नहीं बंद कर देंगे, फिर इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं देंगे, अपने काम में एंजॉय करेंगे। तो ये ज़रूरी है कि आप इन सब चीज़ों को ध्यान दें। और जैसा मैंने कहा, इमीडिएट सेटिस्फेक्शन की बात मत करिए, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, आपका शरीर स्वस्थ रहे इसके बारे में आप सोचिए, ये नहीं कि बस इमीडिएटली आपको ने क्या खाया, आपके जीवा को या टेस्ट बड्स को अच्छा लगा, और वो नहीं। आप लॉन्ग टर्म अपने शरीर के हैप्पीनेस के बारे में सोचिए। इसी तरह से सांस लेने के बारे में, दृश्यों के बारे में, अलग अलग अंगों के बारे में। और जब आप इस पर्सपेक्टिव में काम करेंगे तो आप, भले ही बहुत सारे लोग इसलिए आलस हो जाते हैं कि इसमें तो बहुत मेहनत लगेगा, टाल देते हैं, इसमें तो बहुत समय लगेगा, तब आप ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा टाइम वाले काम भी बड़े मन से करेंगे। तो ये सब डायमेंशंस विल पावर के रहे। और सेल्फ डिसिप्लिन, इसका मतलब सेल्फ डिसिप्लिन का कि आप अपने मेंटल और इमोशनल जो रेजिस्टेंसेस हैं उनको ओवरकम करिए। अपने को डिसिप्लिन रखने के लिए इधर उधर भटकाव की तरफ, और इमोशंस हो सकता है आपको भटका दें, आपके मेंटल स्टेट आपको भटकाने लगे, तो उस सब डेविएशंस और भटकाव से बचिए, अपने रेजिस्टेंसेस से बचिए, उनको ओवरकम करिए। अपने को नियंत्रित रखने के लिए, अपने को नियंत्रित रखने के लिए समझ सबसे जरूरी है, वो समझ पैदा करिए। और वो समझ पैदा करने के लिए आप जो चीज़ें विल पावर के लिए थी, लगभग वही चीज़ें इसके लिए भी हैं, कि लॉन्ग टर्म सोचिए, संपूर्णता में सोचिए, और सबके कल्याण के लिए, सबसे जुड़ाव के बारे में सोचिए। सबसे अगर आप प्रेम पूर्वक या सेंसिटिविटी के साथ रहेंगे तो अपने आप जो उनके लिए, अपने लिए उचित होगा वो करेंगे। तो मेंटल और इमोशनल जो रुकावटें हैं, रेजिस्टेंसेस हैं, उनसे उबरना है, उनसे ऊपर जाना है। और यह चीज़ संयम, सेल्फ कंट्रोल, विल पावर, सेल्फ डिसिप्लिन, ये इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूरी है अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। और इसका एक ये थिंकिंग और ये सब तो है ही, जो जो जिस तरह से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, या मेंटेन कर सकते हैं, या सस्टेन कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ ये मेडिटेशन से भी ये चीज़ आ सकती है। सेल्फ कंट्रोल का जो पावर है, शक्ति है,
यह मेडिटेशन से भी आ सकती है। मेडिटेशन के बारे में हम लोग चर्चा समय समय पर करते रहते हैं। सांसों पर ध्यान, समष्टि पे ध्यान, संपूर्णता से जुड़ाव पर ध्यान, या पातंजलि योग सूत्र का कि चित्त वृत्ति निरोध स योग, कि आपके शारीरिक चित्त की वृत्तियां ना आए, वह योग है। और या इसका एक तो सब कुछ ना आए वह योग है, क्योंकि कुछ नहीं आएगा तो संपूर्णता आ जाएगी। और या सीधे सीधे आप संपूर्णता से जुड़ाव महसूस करिए, वह योग है। दोनों एक ही। शून्य भी, चित्त शून्य भी हो जाए वो भी योग है, और चित्त में अनंत आ जाए वो भी योग है। तो दोनों पद्धतियां पूरक हैं एक दूसरे की। आप जिस भी तरह से मेडिटेशन के द्वारा इसको हासिल कर सकते हैं। तो ये मोर और लेस सेल्फ कंट्रोल के डायमेंशंस थे। छोटी छोटी चीज़ें और हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। कितना कंफर्ट चाहिए, कितनी लग्जरी चाहिए, वो प्रॉस्पेरिटी के ही डायमेंशन में। तो जितना आप के वही शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी हो, उतना ही कंफर्ट और लग्जरी चाहिए। उससे ज़्यादा कि आप अस्वस्थ होने लगें, उससे बचना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। हो सकता है आपके प्रश्नों के रूप में कभी आएँ, तो मैं अभी चर्चा कर लेना चाहता हूँ। और मेहनत ज़रूरी है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तो बहुत सारे लोग जो चलते नहीं, फिर आइडल साइकिलिंग करनी पड़ती है। तो इससे अच्छा हम खुद चलें, अपना काम करें, उसी में इतनी एक्सरसाइज हो जाए कि थक जाएं, तो वो बहुत ज़रूरी है। और इफ़िशियंसी कैसे, उसकी प्रॉस्पेरिटी के सिलसिले में इफ़िशियंसी के बारे में वो सोचने की ज़रूरत है कि इफ़िशियंसी कैसे डिफाइन होती है किसी भी सिस्टम की, या इंजन की, या मशीन की, या सिस्टम। इफ़िशियंसी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। कितना आउटपुट आया और कितना इनपुट दिया गया। तो अगर आउटपुट बहुत कम है और इनपुट बहुत ज़्यादा है, तो इफ़िशियंसी तो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई। और अगर आउटपुट ज़्यादा है और इनपुट कम है, तो इफ़िशियंसी बहुत अच्छी है। तो हम सबको अपनी इफ़िशियंसी बढ़ानी है। प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा हो जाने पे इफ़िशियंसी कम होने लगती है। और ये इफ़िशियंसी अगर हम बढ़ाते हैं, तो वो मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी, और आध्यात्मिक शांति आध्यात्मिकता के लिए भी, सबके लिए अच्छा है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। तो इफ़िशियंसी बढ़ाइए। आप जितनी मेहनत करेंगे, और शारीरिक मानसिक इसमें सारा टोटलिटी में। इसीलिए वो मैं अक्सर वो शेर भी अपने कहता हूँ कि जो धरती से लेता है अधिक, देता है कम, उसी बंदे को मैं बेईमान लिखता हूँ। रोशनी की किताब लिखता हूँ, अनुशासित इनकलाब लिखता हूँ, उस वाली गज़ल में। तो हमें धरती से लेना कम है, देना ज़्यादा है। तभी हम स्वस्थ हैं, तभी स्वस्थ रह पाएंगे, नहीं तो हम अस्वस्थ हो जाएंगे। अगर हमारी इफ़िशियंसी बहुत कम हो जाएगी तो हम अस्वस्थ हो जाएंगे। और अगर हमारे पास प्रॉस्पेरिटी किसी वजह से है, तो ऐसा नहीं है, और बहुत संसाधन हैं, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के चल दे नहीं, फिर सबके कल्याण के लिए उसका इस्तेमाल कर। ट्रस्ट, वो जो संन्यास वाली बात है, वो संन्यास का मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ करके नहीं, ट्रस्टीशिप। हम ये रिसोर्सेज जो संसाधन हमें प्रकृति से, धरती से, समाज से, देश से मिला हुआ है, उसका सबके कल्याण के लिए इस्तेमाल करें, ट्रस्ट की तरह। जैसे हम उसके चीफ ट्रस्टी हैं, और अपने विवेक से सबके कल्याण के लिए इस्तेमाल करें। और ये सारे जीव जंतु, वनस्पतियां सब हार्मोनी में हैं एक दूसरे से, क्योंकि ये इस यूनिट का टॉपिक हार्मोनी है। तो हार्मोनी तो पूरे वर्ल्ड में सब हार्मोनी में है। हम ही आउट ऑफ ट्यून हो जाते हैं, आउट ऑफ हार्मोनी हो जाते हैं। सब
किसी कवि ने कहा कि कौन कौन सब लोग जंगल में रहते हैं, सब स्वस्थ रहते हैं, और हर अनाथ के नाथ, और हम ही लोग जो है तमाम तरह तरह से बीमार पड़ते हैं, हम अस्वस्थ होते हैं। क्यों? क्योंकि वह सब हार्मोनी में रहते हैं। जितने जीव जंतु वनस्पतियां पेड़ पौधे हैं, अधिकांश सब स्वस्थ रहते हैं, और मनुष्य ही खुद अस्वस्थ रहता है और उनको भी अस्वस्थ करता है, क्योंकि हम हार्मोनी भूल रहे हैं। वह सब हार्मोनी में है, कॉन्टिन्यूअस हार्मोनी में है, और सब एक दूसरे से कम्युनिकेट भी करते हैं, उनके अपने अपने कम्युनिकेशन के साधन हैं। हम अपने चेतना को उस स्तर तक नहीं ले आते कि हम उनसे कम्युनिकेट कर सकें, यही संकट आता है। वो सब हार्मोनी में है, तो हमको उनसे हार्मोनी सीखनी चाहिए, और इसी हार्मोनी की वजह से उनका इफिशिएंसी हमेशा हमसे बेहतर रहती है। वो जितना लेते हैं उससे कम नहीं देते हैं, उससे ज़्यादा ही देने की कोशिश करते हैं, और क्योंकि तब इसीलिए उसमें, और वो प्रॉस्पेरिटी अपनी तरह से फील करते हैं, उनमें कोई कमी की फीलिंग नहीं आती, वो सब प्रॉस्पेरस अपने को फील करते हैं। नेचर हमेशा प्रॉस्पेरिटी में रहती है, एबंडेंस में रहती है। हम सीमा में अपने को कम करते जाते हैं। मनुष्य असल में और जीव जंतुओं में मनुष्य में यही अंतर आया कि मनुष्य जब इवोल्यूशन हो रहा था तो चौपाए के रूप में, फिर उसके बाद हमारे पहले वनमानुष खड़ा होने लगा। जब खड़ा होने लगा तो हाथ स्वतंत्र हो गए, और जब हाथ स्वतंत्र हुए तो वहीं से पता नहीं क्या क्या करने की शक्तियां फिर आने लगी, क्योंकि आप हथियार फेंक सकते थे, कुछ कर सकते थे, लिख सकते थे। अब तो आप हाथ स्वतंत्र है तो मोबाइल से सब कुछ लेते हुए चलते हैं, क्या क्या होता है। हाथ का स्वतंत्र होना, और जब खड़ा होकर के चलने लगा तो यहीं से सारे परिवर्तन आ गए। वह और ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली हो गया, लेकिन वो जुड़ाव की भावना खत्म होने लगी। जो हार्मनी वाली फीलिंग थी वह खत्म होने लगी। उसको पनपाने के लिए ये जो वर्ल्ड वार्स और ये सब, अब हम लोगों के, और ये इकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं, जो तमाम सारी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आने जा रही हैं, ओजोन लेयर का है, पेड़ों का कटना है, ऑक्सीजन की कमी है, वाटर लेवल का नीचे जाना है। अब ये सब फोर्स करेंगी कि हम होलिस्टिकली सोचें, अपनी इफिशिएंसी को बढ़ाएं, हम लें कम दें ज़्यादा। हमने अपने लिए सब कुछ लेना तो शुरू कर दिया, और विकास की परिभाषा भी यही बना ली कि हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हैं। जो बड़े विकसित देश माने गए, वो कितनी बिजली खर्च करते हैं एक व्यक्ति पर, वो कितना पानी खर्च करते हैं, कितना मिनरल्स खर्च करते हैं, कितने फूड ग्रेन्स खर्च करते हैं, कितना वेस्ट करते हैं। उस हिसाब से, उस इफिशिएंसी के हिसाब से जो सो कॉल्ड पुअर नेशंस है उनका परफॉर्मेंस बेटर है, वो ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि उनका इनपुट कम है और आउटपुट है ठीक। और वहाँ पर आउटपुट शायद और कम होता चला गया, इनपुट बढ़ता चला गया, तो वो लेस एफिशिएंट है। इफिशिएंसी बढ़ानी होगी अगर हम धरती पर अच्छी तरह से जीना चाहते हैं। हमें उस दिशा में सेल्फ कंट्रोल की ज़्यादा ज़रूरत है। सेल्फ कंट्रोल की भी हमें अलग अलग डायमेंशंस में, सेल्फ कंट्रोल फैमिली में कैसे हो ये भी सोचना होगा, सेल्फ कंट्रोल कंट्रीज कैसे करें ये भी सोचना होगा, सेल्फ कंट्रोल समाज कैसे करे ये भी सोचना होगा, सामाजिक जो गतिविधियां हैं उसमें गलत तरह की चीज़ें उनको कम करना होगा, गलत परंपराएं, गलत फैशन, गलत अपने त्यौहार माने सेलिब्रेशंस के तरीके भी जो धरती पर बोझ डालते हों, जो पोल्यूशन करते हों, चाहे नॉइज़ का चाहे जिसका, वो सब कब करना पड़ेगा। हमें सेल्फ कंट्रोल हर लेवल पे करना होगा, व्यवस्थाओं में भी,
समाज को भी, परिवार को भी और व्यक्तियों को भी, और धरती को, सबको, टोटलिटी में को अपने पर्सपेक्टिव में रखना होगा। और ये जो सेल्फ कंट्रोल है ये किन किन दिशाओं में हमें मदद कर सकता है, इस पर को भी सोच सकते हैं हम लोग। अगर रोजमर्रा के चीज़ों में देखें तो कहाँ कहाँ सेल्फ कंट्रोल के न होने की वजह से क्या क्या समस्याएं हैं। लोग एडिक्शन में आ जाते हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्शन में आ जाते हैं, इतना खाना खाते और खाने पीने की हैबिट्स ऐसी हो जाती हैं कि बीमार पड़ जाते हैं। और वही मतलब ऐसी हैबिट्स हो जाती हैं कि आप चाहे अल्कोहलिक हो गए या कंपल्सिव बिहेवियर हो गया कि कोई काम जो जरूरी नहीं है, आपका समय बर्बाद कर रहा है, वो भी आप किए जा रहे हैं, इसलिए कि वो आप सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं उससे। और लेकिन अगर आप सेल्फ कंट्रोल कर लें तो आपको अपने ऊपर मास्टरी की फीलिंग आएगी, अपने ऊपर ये आएगा, विश्वास बढ़ेगा और आपके डिसीजंस में बैलेंस आएगा। बहुत सारे लोग ओवर इमोशनल होते हैं। इमोशनल होना अच्छा है, लेकिन इमोशंस में बह जाना वो नहीं ठीक है। तो अगर आप में सेल्फ कंट्रोल है तो आप ओवर इमोशनल नहीं होंगे। बहुत लोगों के रिस्पॉन्सेज आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाते हैं, वो भी कंट्रोल आप करके रखेंगे। अगर आप में सेल्फ कंट्रोल है, संयम है, तो आप कभी डिजेक्टेड नहीं महसूस करेंगे, क्योंकि संयम अगर आप में है तो आप जरूर संपूर्णता में सोचेंगे, जरूर आप सबसे जुड़ा महसूस करेंगे। फिर आप अलूफनेस, आत्मघाती प्रवृत्तियां, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, ये नहीं, और हेल्पलेसनेस कि अब कोई मेरा देखने वाला नहीं है, क्या होगा कल, ये सब अननेसेसरी जो फियर्स हैं ये खत्म हो जाएंगे। और ऐसी फीलिंग्स अगर आती हैं और आप में सेल्फ कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल बॉडीली और मेंटली दोनों होगा, तो अगर इस तरह की फीलिंग्स मेंटल ये आ रही हैं तो आप उनको भगा सकेंगे, और उसके लिए भी वो मेडिटेशन काफ़ी हेल्पफुल है। आपका पीस ऑफ माइंड बढ़ेगा और आपके जो मूड स्विंग बहुत लोगों के होते हैं वो मूड स्विंग्स खत्म हो जाएंगे। आप बैलेंस्ड रहेंगे, हमेशा एक जैसे समरसता आएगी, समता आएगी, जो कि स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, हार्मोनी आएगी। और जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या रियलाइजेशन का मैस्लो का जो चार्ट का ऊपरी सबसे पायदान है, वहाँ पहुँचने की यात्रा भी आपकी आसान हो जाएगी। चाहे वो अपने को तलाशना, अपने शक्तियों को पहचानने का, या उसके नीचे का सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, इनर स्ट्रेंथ, ये सब आप में आएगा। और आप अपने कंट्रोल, लाइफ को खुद कंट्रोल रखेंगे। अगर आप में सेल्फ कंट्रोल है तो आप एक तरह से अपने लाइफ के इंजन, लाइफ के मोटिवेशन आप खुद करेंगे, देखा देखी नहीं करेंगे। आपके फैसले बदलेंगे नहीं कि किसी ने कुछ सजेस्ट कर दिया, आप इधर जा रहे हैं फिर उधर दूसरी तरफ जाने लगे। लेकिन अगर आप में सेल्फ कंट्रोल होगा तो फिर जो उचित है, जो आपने डिसाइड कर लिया है, फिर आप उसी पे अड़े रहेंगे, किसी के कहने सुनने से भटकाव नहीं आएगा। फिर आप प्रोएक्टिव रहेंगे, आप रिएक्टिव नहीं रहेंगे कि किसी ने आपको कुछ कहा, सुना, आप उसके कंट्रोल में आ गए और उस दिशा में आपका अपने ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं। तो सेल्फ कंट्रोल आपको प्रोएक्टिव होना सिखाएगा, प्रोएक्टिव बनाएगा, और ये रिएक्टिव नहीं रहेंगे आप। और इसी से फिर जब आपका सेल्फ कंट्रोल होगा, संयम होगा, तो वो जो सेल्फ स्टीम, बाकी लोग जो आपका सम्मान और इज्जत करेंगे वो तभी करेंगे जब आप में संयम होगा। अगर आप में सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो आप चौथी पायदान जो मैस्लो नीड चार्ट की है वहीं पर, उससे नीचे ही अटक जाएंगे। आप में न सेल्फ स्टीम होगा, न रिस्पेक्टेबिलिटी आएगी। दूसरे लोग आपकी रिस्पेक्ट तभी करेंगे जब आप देखेंगे कि आप में सेल्फ कंट्रोल है, संयम है। क्योंकि संयम होगा तभी आप स्टेबल होंगे, तभी आपका बिहेवियर, तभी आपके एक्शंस, तभी आपकी थिंकिंग वो यूनिफॉर्म होगी,
नॉन कॉन्ट्रडिक्टरी होगी, स्टेबल होगी। तो इसलिए भी सेल्फ कंट्रोल ज़रूरी है। सेल्फ कंट्रोल आपके उन नीड्स का जो तीसरे, चौथी, पांचवी पायदान की नीड्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। एक और कोई चीज़ मैं सोच रहा था इसमें, हाँ, तो मैं इवोल्यूशन की बात जब कर रहा था तो आदमी पहले जब हाथ स्वतंत्र हो गए, हथियार वगैरह भी वो चाहे पत्थर का, चाहे लकड़ी का, फिर चाहे आग का बनाया, और तो अब जानवरों को भगा सकता था, उससे डरने की ज़रूरत नहीं रह गई। उसने खेती शुरू कर दी। खेती भी पहले जंगल में एक जगह खेती करते थे, जब उपजाऊपन कम हो जाता था तो फिर दूसरी जगह जाके, सब खाली ही था, दूसरी जगह करने लगते थे। इसको झूम कल्टीवेशन कहते थे। और इस तरह से शुरू हुआ। फिर आदमी ने जब आग आ गई तो जानवरों को मारना, शिकार करना, खाना शुरू किया। और फिर शिकार, देखिए, मतलब डिसहार्मोनी या इनसेंसिटिविटी की इंतहा देखिए कि हमने शिकार करना शुरू कर दिया, जानवरों को मारने का प्लेजर लेने लगे, चाहे धनुष से, चाहे बाद में बंदूक से। टाइगर्स, लायंस और बड़े बड़े जो खूंखार जानवर, उनका शिकार करने लगे। यहाँ पर एक दिलचस्प चीज़ और आप गहराई में सोच सकते हैं। हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं बदले की भावना रही हो, क्योंकि कभी इन हिंसक जानवरों ने, जब आदमी नहीं ये सब उस स्थिति तक आया था, जब उसको ये भी नहीं आया था, आग का आविष्कार हो गया या पत्थर या धनुष्मान का आविष्कार नहीं हुआ, शेर या जंगली जानवर खा लेते थे आदमियों को, तो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में शायद ये रहा हो कि ये हमारे लिए इनका ख़त्म करना ज़रूरी, नहीं तो हम नहीं बचेंगे। शायद वो डर, वह इतिहास, वह चीज़ें अनकॉन्शियस माइंड में रही हों, और इसीलिए आदमियों ने शिकार, वो अपनी जो अंदर की छिपी हुई प्रवृत्तियां थीं, उसका बदला लेने की भावना, उससे करना शुरू किया। और यहाँ तक किया कि लगभग ये जानवर खत्म होने लगे। लेकिन तब तक धीरे धीरे करके वो कंडीशनिंग जो होती है ना, मैंने कंडीशनिंग का बताया था, कुत्ते को जब खाना दिया जाता है, और खाना देते समय खाना रखा, घंटी बजाया, और पेवलॉव का कंडीशनिंग वाला एक्सपेरिमेंट आप लोगों को समझाया भी था, और बाद में केवल घंटी बजाई जाती तब भी उसके मुंह में सलाइवा आता है। उसी तरह से, लेकिन अगर उस केवल घंटी बजाई जाए और सलाइवा बार बार बजाई जाए, कई दिन तक बजाई जाए, और खाना न दिया जाए, तो धीरे धीरे सलाइवा का आना खत्म हो जाता है। तो वो जो कंडीशनिंग थी हमारी जानवरों के प्रति, शायद शिकार उसी का नतीजा रहा हो, एक अनकॉन्शियस बदले की भावना रही हो। लेकिन जब हमने देखा कि अब वो हमारे लिए खतरनाक नहीं रह गए, अब तो वही बेचारे कमजोर हो गए, हमने शिकार भी किया और वो अहंकार भी पूरा हो गया, सब कुछ हो गया। अब रिवर्स मानवीय चेतना देखिए स्विंग कैसे होता। अब हम ही चाहते हैं कि उनकी आबादी बढ़े, हम ही चाहते हैं उनके लिए जूस बनाए, अजायब घर बनाए, उनका प्रिजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, टाइगर प्रोजेक्ट, ये वो, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, सब कुछ हो रहा है। तो कहीं कहीं ना कहीं जब हमारा वो रिएक्शन वाला फीलिंग खत्म हो गया, अब हम प्रोएक्टिव होकर के काम कर रहे हैं। अब हम वो हिंसा वाली चीज पे कंट्रोल हमने किया। तो वो सेल्फ कंट्रोल कहीं ना कहीं रेसेस में भी होता है, टाइम में भी होता है, वर्ल्ड ओवर होता है, पूरी ह्यूमन रेस के लिए भी होता है। तो अब हम हिंसा वाले, और पूरी दुनिया में अब ये हंटिंग और शिकार ये सब बंद हो गया समय के साथ। तो ऐसे ही ऐसे चेतना परिवर्तित होती है, सेल्फ कंट्रोल जगता है समय के अनुसार। तो इस तरह से अब शिकार की जगह पे अब उनका प्रिजर्वेशन शुरू हो गया, तो बदले की भावना भी थक जाती है, और धीरे धीरे हम हारमोनी में आते हैं, हारमोनी लौटती है। तो ये वो बैलेंस और हारमोनी धीरे धीरे लौट रही है,
और इसका वेलकम करना है। और इसी के साथ अब हम लोग आज की ये चर्चा समाप्त कर सकते हैं। हम लोगों का ये वाला अंश इसी के साथ समाप्त होता है, दूसरा यूनिट। तीसरी यूनिट हम लोग अगले उससे शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले 1 या 2 सत्र आपके प्रश्नों पर जो आप चाहेंगे उस पर हम लोग कर लेंगे। और बहुत ही आनंददायक रहा और आपके रिस्पॉन्सेस भी बहुत अच्छे रहे, बहुत आनंद आया। और इसी के साथ शुभकामनाएं आगे अगले प्रोग्राम तक आप लोगों के लिए, और फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मज़े की बात यह है कि है तो ये ह्यूमन वैल्यूज़ का प्रोग्राम, और यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के 3rd ईयर के प्रोफेशनल इथिक्स और ह्यूमन वैल्यूज़ पे, लेकिन दर्शकों की संख्या फेसबुक पे और जगह पर, सामान्य दर्शकों की, वो भी उतनी ही रहती जितनी भावगंगा में रहती है, और उनको बहुत मज़ा आता है, इसलिए मुझे भी बहुत मज़ा आता है। तो आज का प्रोग्राम यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।